नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पहाड़ ऊपर से बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम होते हैं। तभी तो कोई आपदा आती है और पहाड़ की मिट्टी नीचे आ जाती है। ऐसे ही पहाड़ के लोग होते हैं, लेकिन थोड़े से विपरीत होते हैं। पहाड़ के लोग बाहर से बहुत नरम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से कठोर होते हैं। आप कहेंगे कठोर किस लिहाज से? मैं आपको बताती हूँ। मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा दूसरों को हंसाते रहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी आपदा आ जाए, हम हंसते मुस्कुराते हुए उसका सामना कर ही लेंगे। तो आज उन्हीं उत्तराखंड वासियों की भूमिका हम जानने के लिए आए हैं 2022 के चुनाव में। लेकिन हम उत्तराखंड में मौजूद नहीं हैं, हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में। ये लखनऊ अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, लेकिन इसी लखनऊ में बहुत से उत्तराखंड के रहने वाले लोग रहते हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर बसा हुआ है। किसी का कारण था कि जब उत्तराखंड बना, राज्य अलग हुआ, तब यहाँ पर रहना पड़ा। किसी का कारण था कि रोजगार, घर और परिवार यहाँ पर था, इसलिए पहाड़ों में वापसी नहीं कर पाए। तमाम अलग अलग कारण से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी भूमिका सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी बखूबी चुनाव में अपनी भूमिका वो निभाते हैं। भले ही वो यहाँ के वोटर हो और प्रदेश में अपनी भूमिका निभा रहे हो, लेकिन उनका परिवार उत्तराखंड में बसा हुआ है और पहाड़ों में चुनाव में वो अहम भूमिका निभाते हैं। उनके दृष्टि से आखिर पहाड़ कैसा होना चाहिए, उनकी दृष्टि से क्या उत्तराखंड वैसा बन पाया है जैसा वो चाहते थे, ये आज जानने की हम कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है भागीदारी में। यहाँ तमाम उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड भवन में मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि लखनऊ में रहते हैं। सबके अलग अलग कारण हैं, उनसे तमाम अपने सेगमेंट्स के जरिए, अपने कार्यक्रम के जरिए हमने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका यहाँ रहने का कारण क्या है और क्या उत्तराखंड उनके लिहाज से विकास कर पाया है या फिर नहीं। फिलहाल सबसे पहले मैं चाहूंगी टीएस मनराज जी को यहाँ पर इन्वाइट करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं और किस तरह की उनकी भूमिका है और कैसे यहाँ पर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं और उनकी किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ खुद वो परिचय दें और उसके बाद यहाँ कुछ और गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में भी चाहती हूँ वो परिचय दें। सर प्लीज। धन्यवाद मेघना जी। प्रतिपक्ष संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लखनऊ शहर के लोगों की ख्वाहिश जानने आए हैं और हमारी चिंता न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आए। आपका स्वागत है। और हमारे बीच में मैं जो हमारे पहाड़ के यहाँ पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं और जो पहाड़ की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं और पहाड़ के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं और अपनी भूमिका प्रमुख रूप से हर जगह आपकी रहती है। मैं ऐसे लोगों से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे बीच में प्रोफेसर आर सी पंत साहब जो पर्वतीय महापरिषद संरक्षक हैं, आप उपस्थित हैं। हमारे बीच में नंद किशोर उपाध्याय साहब हैं, वो आप भी पर्वतीय महापरिषद के संरक्षक हैं। आदरणीय रमेश चंद्र पांडे जी हमारे सलाहकार महोदय, श्री के एन चंदोला साहब पर्वतीय महापरिषद संयोजक महोदय, आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी हमारे प्रख्यात रंगकर्मी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हरिश्चंद्र पंत साहब हमारे उत्तराखंड महापरिषद के सम्मानित अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में हैं। हमारे सलाहकार आदरणीय ज्ञान पंत जी बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे बीच में हैं। केसी पंत साहब हमारे बीच में हैं। श्री कुंदन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय उमेश चंद खुलबे साहब हमारे इंदिरानगर शाखा के सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। श्रीमती सरोज खुलबे जी हमारे बीच में हैं। बहन सुमन रावत जी जो पर्वतीय महापरिषद की उपाध्यक्षा हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहन सुमन मन्नाल जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय गोपाल दत्त गरवाल साहब हमारे बीच में, रमेश चंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। महेंद्र पंत जी हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी पर्वतीय महापरिषद के हमारे बीच में हैं। आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। हरीश कांडपाल जी जो हमारे आज तक के प्रमुख छायाकार रहे हैं हमारे बीच में हैं। आदरणीय विद्याधर पाठक जी हमारे बीच में हैं। श्रीमती चित्रा कांडपाल जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय मधु कांडपाल जी हमारे बीच में हैं। हमारे सचिव आदरणीय के एन पांडे जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय हरीश पंत साहब उत्तराखंड महापरिषद अध्यक्ष जी का मैं जिक्र कर चुका हूँ। गोविंद बोहरा जी हमारे सांस्कृतिक सचिव और श्री ख्याली सिंह कड़ाकोटी जी के साथ हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आदरणीय श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये महानुभाव हमारे बीच में हैं। जो भी कार्यक्रम इस लखनऊ शहर में होता है इन्हीं की अगुवाई में होता है और हर जगह इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मुझे दिखती है। ये हमारे पहाड़ के लोग आज आपको पहाड़ की चिंता के बारे में
या यहाँ पर हमारी क्या भूमिका होगी, इस बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती थी कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है उसका नाम सामने आए, इसीलिए मैंने टीएस मनराज जी को यहाँ पर आमंत्रित किया कि पहाड़ के कितने लोग हैं जो वाकई में अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो तमाम लोग मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाए कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रतिपक्ष संवाद का जो मकसद है देखिए वो है कि ना पक्ष की आवाज़ रखना ना विपक्ष की आवाज़ रखना, सिर्फ जो आम आदमी है उससे संवाद कायम करना, क्योंकि आम आदमी से अगर हम संवाद करेंगे तो शायद हम और आगे बढ़ पाएंगे। हमारे समाज में विकास तभी होगा जब आम आदमी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। और उत्तराखंड के रहने वाले जो यहाँ पर लोग हैं उनकी भागीदारी कैसे उत्तराखंड में सुनिश्चित की जाएगी मैं आपको बताती हूँ। जब घर में खाना खाने बैठते होंगे, आपका परिवार एक साथ बैठता होगा, तो आप जानते हैं कि एक बहुत पुरानी चीज़ है जो आपके घर में बातचीत होती होगी राजनीति को लेकर, और आप कहते होंगे कि भाई वोट किसको देना है, तो जिसको पापा देते हैं उसको वोट देंगे, जिसको दादा देते हैं उसको वोट देंगे। भले ही आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आपका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो आप पर प्रभाव पड़ता है आपके परिवार का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड की जनता के साथ भी। बीजेपी की सरकार वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ता है ना परिवार का, वो जरूर पड़ता है उत्तराखंड में भी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूं और कहीं ना कहीं जो लोगों की बात है वो लोगों तक पहुंचाऊं, जो और उत्तराखंड के लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो मेरा जो पहला कार्यक्रम है, पहला जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी वो है कही अनकही। अब कही अनकही का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कुछ आपने कही, कुछ इन्होंने कही, लेकिन किसी की बात अनकही रह गई। तो वो कही अनकही आज आप लोग एक दूसरे से करेंगे, और कुछ मेरे सवाल होंगे, कुछ आपके जवाब होंगे, कुछ काउंटर सवाल भी होंगे और कुछ काउंटर करने वाले जवाब भी होंगे। तो उन दोनों में कही भी आ जाएगी और अनकही अनसुनी नहीं रहेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी जो आवाज़ है वो अनसुनी ना रहे। लेकिन उससे पहले जो पर्वतीय महापरिषद है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए कैसे काम कर रही है और पर्वतीय महापरिषद की भूमिका क्या है, वो भी चाहती हूँ कि मैं टीएस मनराज जी बताएं। अभी हमारे बीच में पर्वतीय महापरिषद के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी भी पहुंच चुके हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। हमारे भुवन पांडे जी जो पर्वतीय महापरिषद की युवा शाखा के महासचिव हैं, आप भी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर मैं चाहती हूँ कि आप महापरिषद के बारे में भी कुछ यहाँ पर बताएं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले मैं बात कर चुकी हूँ सर से इस बारे में, एक छोटा इंटरव्यू भी मैंने उनका लिया था, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग भी ये जाने कि कैसे उत्तराखंड के रहने वाले प्रदेश के लोग क्या कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के लिए। तो सर उसके बारे में कुछ। मेघना जी, जब उत्तराखंड राज्य बन गया था तो इस लखनऊ शहर में हम सभी पर्वतवासी अपने आप को बिल्कुल संरक्षण विहीन समझने लग गए थे। और उसके पहले भी उत्तराखंड विकास मंच ने एक बहुत बड़ा आंदोलन राज्य आंदोलन के लिए किया था। राज्य मिलने के बाद यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि हमारा एक मजबूत संगठन यहाँ पर होना चाहिए जो कि यहाँ के प्रवासियों की हितों की बात करे और उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा दिखे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के वर्ष 2001 में पर्वतीय महापरिषद जैसे विशाल संगठन की स्थापना की गई और तब से निरंतर पर्वतीय महापरिषद यहाँ पर कार्य करते आ रही है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष भर में पर्वतीय महापरिषद करती है। पर्वतीय महापरिषद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो समाज में एक कल्याणकारी कार्य निरंतर करते आ रही है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और आज अगर पर्वतीय महापरिषद मुख्य रूप से अपने कल्याणकारी कार्यों की वजह से ज़्यादा जानी जाती है। केवल कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ हम साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हम समाज में अन्य विषयों को लेकर के भी जागरूक हैं। हमारे इस लखनऊ शहर में उत्तराखंड महापरिषद एक संगठन है, वह भी इस लखनऊ शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य कार्यों को भी बहुत बखूबी हम पर्वतियों के बीच में ला रहे हैं। और आज लखनऊ शहर का हर पर्वती बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। और हमारी चिंता लखनऊ के पर्वतों के साथ साथ अपने उत्तराखंड के विकास के लिए भी है। और आज आपने विषय उठाया है कि लखनऊ के लोगों के लिए कितने चिंतित हैं और अपने उत्तराखंड के विकास के लिए कितना चिंतित हैं। इस विषय को आप हमारे बीच में लेके आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।
थैंक यू सो मच सर। और देखिए, प्रतिपक्ष संवाद ने 2014 में अपनी शुरुआत की थी। मैगजीन के तौर पर हमने एक शुरुआत की और उस वक्त पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के ज़माने में आप जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और बस कुछ सेकंड लगते हैं कि आपको भी वीडियो स्क्रॉल कर लें और आगे देख लें कि क्या कुछ चल रहा है। और खासकर अभी टीवी का ज़माना खत्म होता जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कारवां बन रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम लोगों की सोच के अकॉर्डिंग काम करें। तो हमने भी यही किया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमने भी एक यूट्यूब चैनल को अपना बना लिया और अपने साथ साथ अब आम जनता उसे अपना बनाने में लग गई है। और हमारी टैगलाइन है, सच कहने का साहस, और शायद यही साहस हमें आगे अब तक ले जा रहा है। और आप सब जितने अच्छे से हम लोगों का साथ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी भागीदारी इस सच कहने के साहस में उतनी होगी जितनी भागीदारी आपकी उत्तराखंड में ना रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तराखंड के लिए है। तो पहला मेरा कार्यक्रम कहीं अनकहीं, और उस कार्यक्रम के तहत मैं आज पब्लिक ओपिनियन लेने वाली हूँ हर उस मुद्दे को लेकर जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है और उत्तराखंड वासियों के लिए जरूरी है। खैर, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि सेम सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपके विचार मिलेंगे और कहीं पर टकराव भी होगा। तो शुरुआत करते हैं। मैम, आप सीखिए, महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है और खासकर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जब हमारी टीम पहाड़ों में पहुंची ना, तो हमें एक छोटी सी कमी वहां पर दिखाई पड़ी। और कमी ये थी कि महिलाओं का ये कहना था कि हमारे नेता कौन है, हमें ये नहीं पता। तो क्या आपको लगता है वाकई पहाड़ की महिलाओं को राजनीति में या तो दिलचस्पी नहीं है या फिर उनको जागरूक होने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, जिस तरह से अपने शहर में मीडिया के तौर पे, न्यूज़पेपर, इनसे हम लोग जागरूक होते हैं, गांव में थोड़ा सा उसका प्रभाव कम है। इसलिए है, वरना गांव की महिलाओं को भी अगर मिलता है कोई इस तरह का काम करने के लिए, तो वो भी कभी पीछे नहीं है। उनको ज़रूर सिर्फ एक चैनल की ज़रूरत है, अदरवाइज वहाँ पर भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। वो चैनल बनने की कोशिश हम जरूर करेंगे। मैम, एक और सवाल है आपसे। महिलाओं को लेकर राजनीति में उनको बहुत पॉलिटिकली एक्टिव आगे किया जा रहा है, ये कहा जाता है। और अभी धामी सरकार उत्तराखंड में आई है, प्रदेश में योगी सरकार है, दोनों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर से बहुत अलग उत्तराखंड की तस्वीर नजर आती है महिलाओं को खास कर लेकर। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, अभी तो जब से मुझे लगता है बीजेपी की है, तब से महिलाओं के ऊपर तो बहुत काम हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो वहाँ पर हमको दिखाई भी देता है। और मुझे लगता है कि अब धामी जी आए हैं तो ज़रूर महिलाओं को, वो जिस तरह से यहाँ भागीदारी हो रही है महिलाओं की पॉलिटिक्स में, उस तरह से वो भी वहाँ पर उनके साथ ज़रूर खड़े होंगे। और शायद मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ का लगता है, जो सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ होगा, वो ज़रूर होगा वहाँ पर है। उत्तराखंड की महिलाएं काफी एक्टिव हैं और मैम ने इसीलिए पहले से हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ बोलना जरूर चाहूंगी। तो मैम, आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे, क्या कहना चाहती है? आपने उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात करी। जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, जब से दोनों की सरकार हैं, तब से महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ाया गया है और कहीं भी कोई क्षेत्र भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करूं, सबसे पहली श्रेणी में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में लगाइए। आज पहले गांव की आपने बात करी, जब महिलाएं खुले में शौचालय में जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाए, गांव-गांव में गैस पहुंचाई, गांव-गांव में पानी पहुंचाया। और जहां की महिलाएं अशिक्षित थी, उनके लिए उन्होंने स्कूल खोले, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई, हर चीज़ में महिला को आगे बढ़ाया। और बात आपने राजनीति की करी, उत्तराखंड की बात करी, तो जहाँ तक मैं कहती हूँ, उत्तराखंड में जो अभी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुखिया हैं, उत्तराखंड के ही हैं, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। और उनके कार्यकाल में 4.5 साल में जो काम हुआ है, वो आज तक कहो तो कोई सरकार में नहीं हुआ है। और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी, योगी जी हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ भी हैं। उन्होंने मोदी जी, अभी योगी जी हमारे उत्तराखंड इसमें आए थे, महोत्सव में आए थे, उन्होंने बोला था कि कोई भी पहाड़ की कोई भी कमियां हों वो मुझे बताइए, मैं आप सभी लोगों के आपके साथ खड़ा हूं। और आप लोग पूरा उत्तराखंड को छोड़ के पूरा उत्तर प्रदेश में बसे हैं, वहां जाइए और वहाँ के ताले खोलिए और वहाँ भी जो रौनक आपने उत्तर प्रदेश में जो दिया जलाया है, वो उत्तराखंड में भी जलाइए। अपने पितरों को पूजिए, अपने भगवानों को पूजिए। और जब से योगी जी हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और जो इतने सालों से जो काम नहीं हुए थे,
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वो भी एक अच्छी बात है, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये योगी जी के बारे में कही और इसके लिए देखिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। लेकिन अब मैं पुरुषों के पास जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है ये जो बात योगी जी को लेकर कही गई है। अब धामी जी को लेकर जरा बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए योगी जी तो 4.5 साल हो गए हैं और बखूबी काम कर रहे हैं, ये आपका कहना है और बहुत सारे और लोगों का मानना भी यही होगा। लेकिन सर धामी जी आखिर अब आए हैं, उससे पहले 2 और मुख्यमंत्री बदल दिए गए। आखिर उत्तराखंड की सरकार यूपी की सरकार की तरह काम क्यों नहीं कर पा रही? बार बार ऐसा कोई चेहरा क्यों नहीं मिल रहा जो योगी जी की तरह काम कर पाए? तीसरा मुख्यमंत्री आ गया है, ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में बहुत अंतर है। वहाँ पे यहाँ पे योगी जैसा एक सशक्त मुख्यमंत्री अभी तक आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जो मुख्यमंत्री 4.5 साल में हो गया। उत्तराखंड में वहाँ की राजनीति 2 पार्टों में बटी है, कांग्रेस और भाजपा। यहाँ बहुत सारे दल हैं, ठीक है। वहाँ एक गढ़वाल और कुमाऊँ, कभी वो कहता है कुमाऊँ का मुख्यमंत्री है, वो कहता है गढ़वाल का मुख्यमंत्री है। 2 फाड़ तो ऐसे हो गए हैं। उसी फाड़ में उत्तराखंड का विकास आज तक नहीं हो पाया। अब लास्ट में अब है चुनाव, अब कोई मुर्गा नहीं मिला, उन्होंने धामी जी को पकड़ा दिया, तुम बनो मुर्गा। उत्तराखंड में धामी जी मुर्गा है, मुर्गा बन गए, वो हार गया तो सारा उनके सर फोड़ा जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने 4.5 साल मलाई खाई वो तो निकल लिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी हारती है तो धामी जी की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ लीजिए। दोबारा वो उनका करियर खत्म हो जाएगा, दोबारा राजनीति में नहीं आ पाएंगे। ये तो बीजेपी का जो नेतृत्व करते हैं वो तो पीएम मोदी करते हैं, यूपी में भी पीएम मोदी हैं और फिर उत्तराखंड में पीएम मोदी हैं। तो पूरे देश के हैं, ठीक है। हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जब उत्तराखंड की बात आप धामी जी की बात कर रहे हैं, धामी जी को ये 2-3 महीने का जो समय मिला है, बहुत कम समय मिला है। बहुत अच्छे नेता हैं और उनको पहले टाइम पर ले आए होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन 3 महीने में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ बदल रहा है। अब उनके पास टाइम बहुत कम है। देखिए, सरकार बन गई तो धामी जी के बल्ले बल्ले, वरना उनका करियर, राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। तो पूरी प्लानिंग बीजेपी ने कर ली है मतलब? अब वो किसी और को हाईलाइट करेंगे ना, वो नए हैं, उन्होंने पहली बार तो मुख्यमंत्री बने हैं और इतने कम समय में बेचारा करेंगे क्या? टाइम मिला होता, 1 साल मिला, 1.5 साल मिला होता तो आदमी नौयुवक हैं, कुछ सोचते करते, लेकिन इतना समय नहीं है। इलेक्शन सर पे हैं, देखिए आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी मलाई जिसने खाई है क्या अच्छे से मलाई धामी जी खा पाते हैं या फिर नहीं। सर देखिए अभी महिलाओं की बात हम लोग कर रहे थे और बहुत ज़रूरी है महिलाओं की बात करना, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचती है योगी सरकार और धामी सरकार, ऐसा मैम ने कहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार पड़ रही है और महंगाई की मार पड़ने से आप लोगों की जेब पर असर ज़रूर पड़ रहा है। लेकिन एक महिला जो है रसोई में होती है, उसे खाना बनाना है, उसे गैस भी लेनी है, उसे पता है कि मुझे आज दाल चावल सब्जी आलू रोटी सब बनाना है जो मेरे घर वालों को पसंद है। महंगाई की मार तो ऐसी हो गई, ना दाल मिल पा रही है, ना आलू मिल पा रहा है, ना टमाटर प्याज मिल पा रहा है। देखिए, महंगाई की अगर आप बात करती हैं, हमारे जो बुजुर्ग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्होंने कहा कि एक आने में 6 सेर घी मिल रहा था, ठीक है ना। तो जो विकास हो रहा है, ये विकास कहाँ से हो रहा है? आज जो फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, जो फ्री में गैस मिल रही है, ये कहाँ से आ रहा है? टैक्स नहीं पे करते आप? हाँ, तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, टैक्स पे कर रहे हैं, महंगाई की वो झेल रहे हैं। तो हमको तो अभी क्षणिक कष्ट जरूर है। वो टैक्स से तो होता है, आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो कर देते हैं जी, टैक्स हम दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो, ठीक है ना। आज तक क्या होता था, टैक्स की चोरी होती थी। गवर्नमेंट ने अपने को जीवित रखने के लिए सब्सिडी झेल रखी थी। आज आप देख लीजिए, केजरीवाल ने फ्री में बस के सफ़र जो कर रखा है, लेकिन उसकी मार कहाँ पड़ रही है? राज्य की कोष में पड़ रही है। तो आज जो है, जो भी महंगाई हो रही है, इसका जो दूरगामी परिणाम देखेंगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे रोजगार ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। और वर्तमान में चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए और चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये 2 जो सशक्त जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे भी हमारे भाई साहब ने कहा कि बहुत कम समय मिला, ऐसा नहीं है। जब कोई पत्थर नीचे को गिर रहा होता है, जब नीचे कई लोग लगे होते हैं और फिर भी लोग लगा, लेकिन अंत में एक हाथ ऐसा लगता है, वहाँ पर पत्थर रुक जाता है। ये समझ लीजिए, ये चाहे 3 महीने के लिए ये जो पुष्कर धामी जी आए हैं, ये बिल्कुल तस्वीर बदल देंगे, भी वक्त बताएगा। उत्तराखंड की सरकार वहाँ फिर बनेगी और उत्तर प्रदेश में तो कोई योगी जी का विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल। देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं, सर्वे अलग अलग जगह हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो ग्राउंड पर निकले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि हमारा कार्यक्रम चलता है 2022 में आखिर जनता की ख्वाहिश क्या है, 22 की ख्वाहिश उसका नाम है। और आम जनता के बीच हम जा रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो
विकास आखिर है क्या, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक खासकर उत्तराखंड की जनता की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके मुद्दे क्या हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जानते हैं, और उनमें से बहुत से लोग विकल्प खोज रहे हैं। आप कह रहे हैं योगी जी का विकल्प नहीं है, लेकिन दामी जी का विकल्प खोजा जा रहा है मैडम, हमारा सर्वे ये कहता है। और अभी सर ने बात कही कि पत्थर जो है वो ऊपर खिसकाने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती जरूर है। तो मैं इसीलिए अब आपदा पे आऊंगी, क्योंकि पहाड़ में जो भी हाल फिलहाल में आपदा आती रहती है, वहां पर ये सब होना बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन आपदा को लेकर मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट में कितना फर्क है? आखिर उस आपदा के लिए तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? हर साल सड़कें टूट जाती हैं, हर साल हालात वही बनते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ क्या कहती है? आंकलन किया जा रहा है, आंकलन के बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। आखिर किसी की मौत का मुआवजा कोई कैसे दे सकता है? आखिर किसी की जिंदगी चली जाए तो उसकी भरपाई को कैसे कर सकता है? तो मैम आपसे यही सवाल है, आखिर ये आपदाओं को लेकर इतना मिसमैनेजमेंट क्यों रहता है पहाड़ों में? सरकार की तरफ से जानना चाह रही हैं मिसमैनेजमेंट, या जनता की तरफ से जानना चाह रही हैं? दोनों की तरफ से जानना चाह रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी मातृभूमि को और अपनी जन्मभूमि देवभूमि को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, अभी आपने महिलाओं के बारे में बोला कि, और जनता के बारे में भी बोला कि वहाँ की जनता आखिर समझ क्यों नहीं पाती है। सबसे बेहतरीन और दिल से, ईमानदारी से, स्वाभिमान से अगर कहीं की राजनीति है तो वो हमारे उत्तराखंड की है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे एक जो राजनीतिक शब्द है ना, इसका प्रयोग राजनीति में भी नहीं किया जाता है। वो लोग खुद अपने आप में इतने अच्छे विचारक होते हैं, इतने अच्छे सोचने और समझने वाले होते हैं कि वो सामने वाले को उनके हाव भाव, देखिए राजनीति क्या है, राजनीति क्या शब्द है? राजनीति का मतलब है कि हमारा जो ये लोकतंत्र है, समाज का ताना बाना है, उसमें जो सामाजिक लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने अपने बीच में से एक ऐसा नेता चुनना है जो उनके सुख दुख और उनके विकास की बात करे, ठीक है। अब और वहाँ पे मैंने फिर से कहा कि एक भावनात्मक तौर पे और एक समझदारी से ही उस चीज़ को चूज़ किया जाता है। अब वो तो समय का फेर है कि कभी किसी की सरकार आए, कभी किसी की सरकार आए, कौन अपना बेस्ट देता है, कौन सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक और व्यक्तिगत तौर पे सबका ख्याल रखता है। अब मिसमैनेजमेंट आपदा में आप बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो एक अमूमन वहाँ पे क्या होता है, देवी आपदा आती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन उस आपदा को बखूबी जो वहाँ की जनता संभालती है, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी अगर वो पहाड़ों में चढ़ सकता है, क्या होता हुआ, लैंडस्लाइड आता है, बादल फटते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो रात दिन सभी, मतलब जनता हो चाहे वहाँ के नेता हो, जो भी, चाहे वहाँ पे ये नहीं होता है कि इस समय अगर सरकार इनकी है तो यही वहाँ पे सपोर्ट करें, यही उनको फैसिलिटी अवेल कराएं, मेडिकल अवेल कराएं। जो जनता है वो तो करती है, पर ये भी करती है, ठीक है। वो आपका अज्यूम होगा, वो आपका सर्वे होगा, अपना अपना है, वो भी आपकी आज़ादी है कि भाई आपने क्या जनता के बीच से लाए, क्या सरकार के बीच से लाए। तो मैं मिसमैनेजमेंट तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ जब केदारनाथ आपदा आई थी तो जहाँ जो हम लोग यहाँ पे प्रवासी हैं, जो हमारे समस्त यहाँ पे हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी तमाम संगठनों से बैठे हुए हैं, शायद हम लोगों ने ट्रकों सामान वहाँ भिजवाया था, इतना भिजवाया था, इतना ज़्यादा, दवाइयों से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, हर चीज़ की जो नीड थी वहाँ पे, चाहे वो मेडिकली हो, खाने से लेकर के हो, सब कुछ हो। रही सरकारों की बात, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट आप उस वे में कह सकते हैं कि जो भौगोलिक परिदृश्य है वहाँ का, वो राइट क्या है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अब विदाउट हेलीकॉप्टर के हमारे पास संसाधनों की कमी है, बस आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं, भावनात्मक रूप से आप मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं। और सरकार के में जो बैठे लोग हैं, मैं कह तो रही हूँ, भावनाओं से जुड़े लोग हैं। पुष्कर धामी जब यहाँ पे आए थे, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड, तो हम लोगों का पर्वतीय महापरिषद हो, उत्तराखंड महापरिषद, हमारा इतना बड़ा महोत्सव भी हुआ है वहाँ पे, तो जो उनका स्वागत भाव जो था वो जन जन का ऐसा लग रहा था, मैंने तो लिखा भी था सोशल मीडिया पे कि ऐसा लग रहा है माइके से कोई आ रहा है,
ठीक है, तो ये समाज का ताना बाना है। भौगोलिक परिदृश्य से मिसमैनेजमेंट का माइट भी कि मैंने आपका प्रॉपर आंसर ना कर पाई हूँ, लेकिन हाँ भौगोलिक परिदृश्य से आप उसको कह सकते हो कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। मेरी नज़रों में तो ऐसा कुछ चलिए मिसमैनेजमेंट। देखिए, आपने कहा कि शायद आपने मेरा प्रॉपर आंसर नहीं दिया, बल्कि मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने मेरा बिल्कुल बखूबी आंसर दिया है। वो इस तौर पर कि शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि आप लोग बहुत खुश रहते हैं, मतलब आप बाहर से बहुत नरम दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से कठोर, और कठोर इस लिहाज से कि आप लोग जितनी भी आपदाएं आ जाएं लेकिन आप लोग अपना चेहरा मुरझाते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपको कैसे हंसते खेलते हुए रहना है, और इसी लिहाज से मैंने आपको कहा कि पहाड़ की जनता संतुष्ट रहती है, खुश रहती है, वो सुकून के 2 पल इतना एंजॉय करती है कि शायद उनको ये पता नहीं लग पाता कि जो सड़क टूटी हुई है वो विधायक जी को ठीक करवानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था। और अगर आप लोग एज सिटीजन नहीं जान पाएंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार आप बनाते हैं, आपके लिए बनती है, सरकार आपके लिए ही काम करेगी। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपके जवाब से निकाली है वो ये है कि आपने कहा कि जनता देखकर चुनती है। जनता ये कहती है कि आखिर मेरे मुद्दे पर कौन काम करता है, मेरे लिए कौन काम करता है, कौन मेरा भला करेगा। हर इंडिविजुअल की यही सोच होती है। जनता ने एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उसे वोट दिया, उस पार्टी को वोट किया, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर उसे मिसमैनेजमेंट कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि सबकी राय विचार अलग होती है, और अभी पूर्व सीएम ने ये कहा, विजय बहुगुणा ने ये कहा था कि वंस अ सीएम ऑलवेज नॉट अ सीएम। ये बीजेपी की नीति है और ये अच्छी नीति है। लेकिन यहाँ अब मैं सर से पूछती हूँ, सर देखिए बार बार जो है मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया जा रहा है, और कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी बात है, नया चेहरा सामने आना चाहिए। लेकिन अगर किसी नेता को अपने जनता को जानने का वक्त ही नहीं मिलेगा, काम करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नेता के साथ तो धोखा हुआ ही हुआ है कि वो अपनी जनता को जान ना पाए, और आने वाले चुनाव में जनता उसका आंकलन सिर्फ इस बात पर कर ले कि 3 महीने के लिए आया था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करके गया। नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है। हमारे उत्तराखंड में जो भी राजनीति में आता है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसे अपने क्षेत्र के बारे में, अपने लोगों के बारे में पूरी उसकी जानकारी होती है। ठीक है, धामी जी के पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन वो उनके अंदर इतनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो 3 महीने में कम से कम 2 साल का काम पूरा करके जाएंगे। तो इसलिए लोगों को ये शिकायत नहीं रहेगी। धामी जी बहुत कम समय तक आए, उनका टूर देखिए, बिल्कुल वो ग्राउंड तक जाते हैं, रूट पे पहुंच रहे हैं, अपनी जड़ों को देख रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसा उससे कोई खास बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि धामी जी का बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। और उनकी जो हाँ, और उनकी अप्रोच बिल्कुल पॉजिटिव है, और बिल्कुल युवा हैं और लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे मोदी जी करते हैं लोगों से कनेक्ट, तो वैसे वो भी करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। वो परिपक्व नेता हैं, अच्छे आदमी। थैंक यू। चलिए, इनका मानना है कि जो धामी जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और हो सकता है और अच्छा काम करें। एक और सवाल अब इसी पर आता है, क्योंकि धामी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है जिसका परिणाम सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। देवस्थानम बोर्ड, मुझे लगता है शायद आप लोग जानते होंगे देवस्थानम बोर्ड के बारे में, और उस बोर्ड के तहत जो 4 धाम के मंदिर हैं वो राज्य सरकार के अंडर आ जाते, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लाने का फैसला भी बीजेपी का था और उसे भंग करने का फैसला भी बीजेपी को था। इस 5 साल में कई ऐसे फैसले जो चुनाव के करीब आते आते पता नहीं क्यों पार्टी को लगता है कि हमारे वो फैसले गलत हुए। तो यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं उनसे इस बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत रोष था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ गए जाने वाले थे, उससे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा साधु संतों में देखने को मिला। 30 अक्टूबर का वक्त था, और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए एक आखिरी तारीख दी थी कि फैसला हो जाएगा। 30 अक्टूबर को फैसला नहीं आया। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, अभी लग रहा था कि नाराजगी और बढ़ने वाली है। धामी जी गए, बंद कमरे के अंदर बातचीत की साधु संतों से, उन्हें मना लिया, और कहीं ना कहीं धामी जी की इस कुशलता को लेकर बहुत तारीफें हुई। लेकिन लगता है कि एक सरकार पहले फैसला लेती है, चुनाव से कुछ महीने पहले जब पता लगता है कि जनता अब बताएगी आने वाले चुनावों में, तो फैसला बदल दिया जाता है, पासा पलट दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैडम, देवस्थान बोर्ड जो बनाया गया था, ये उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की सरकार थी, तो उन्होंने कुछ समानता लाने के लिए या लोगों की सुविधा के लिए या तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए उस एक्ट को लाए थे। लेकिन हो सकता है उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाइयाँ हुई होंगी, या हमारे जो वहाँ पर तीर्थाटन को जो जाते हैं तो उन्हें कुछ असुविधाएं हुई होंगी। ये व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए कुछ हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को भी लगा होगा, उन्होंने भी कुछ कहा होगा कि इस संबंध में कि इस ट्रस्ट को, इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। तो अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया है जनहित में, तो हम उनके निर्णय को किसी प्रकार का
वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिए, व्यवहारिक कठिनाइयों को वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस संबंध में हम बहुत ज़्यादा विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये उत्तराखंड के लोग ज़्यादा बेटर जानते होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के जो रहने वाले लोग हैं वही इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी एक और बहुत बड़ी परेशानी है, वो है रोजगार नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता। हालांकि कल हम एक युवा मिले थे प्रतिपक्ष संवाद की टीम को, उस युवा ने हमसे कहा कि आपको जॉब सीकर नहीं होना चाहिए बल्कि जॉब क्रिएटर होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड का व्यक्ति जो वहां पर रह रहा है, अगर उसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर वो जॉब क्रिएटर कैसे बनेगा। हालांकि सबके विचार अलग हैं। हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में गए तो सभी लोगों का ये कहना था कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पलायन के मुद्दे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। तो आगे इसी पर सवाल करते हैं कि आखिर इस पलायन के मुद्दे को लेकर लोगों के विचार क्या है। सर, आप तो यहाँ लखनऊ में रहते हैं और कभी कभी पहाड़ में जाते भी होंगे आप लोग, तो पहाड़ में जब जाते हैं तब आपको क्या लगता है कि वापस वहां जाकर हम बस जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, सुकून की जिंदगी जिएंगे वहां जाकर? जी, पहाड़ हम लोगों ने छोड़ा तो यहाँ लखनऊ में आए, इसकी वजह है बेरोजगार। बेरोजगारी अगर है तो पलायन भी है। अगर हम लोग पहाड़ में ही रोजगार पा लेते, पहाड़ में ही हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाती, हम शहर की ओर पलायन नहीं करते। हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगार लोग हैं, काफ़ी वहाँ पर कारखाने हैं, वो भी बंदी के कगार पे हैं, वहाँ से और पलायन बढ़ने वाला है। अगर हमारे जो भी वहाँ की सरकारें बने, सबसे पहले पलायन किस तरीके से रोका जाए, इस मुद्दे पर वो विचार करें और वहाँ पर वो सुविधाएं रखें, उन मुद्दों को रखें जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग कभी नहीं आएंगे। हमें अभी भी रोज़गार यहाँ अपने गांव में मिल जाएगा, हम अपने गांव में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे जो हम कहते हैं कि पहाड़ एक स्वर्ग है, हम उसको आज भी स्वर्ग मानते हैं। जब जाते हैं कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन सब ज़रूरतों को देखते हुए हर आदमी ने वहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया। डिजिटल युग है, हर आदमी अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और उसी का युग भी है। इसी वजह से हमारे पहाड़ से पलायन हुआ है। चलिए, देखिए इन्होंने ये बताया है, पहाड़ से पलायन की बात कही है और वर्तमान सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, लेकिन क्या वो कर पा रही है? क्या रोजगार को लेकर जितने दावे किए जाते हैं वो दावे पूरे किए जा रहे हैं? क्या तमाम जो पार्क्स है जहां पर बेरोजगार युवा बैठे होते हैं उन सभी को जॉब क्रिएटर बन जाना चाहिए, या फिर उनको उनकी जॉब क्रिएशन के लिए पहाड़ की सरकार को कुछ करना चाहिए? अभी इनके मुद्दे पर और लोगों के विचार क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको लगता है कि वर्तमान की सरकार ने, आपने तो बहुत कुछ देख लिया अपनी जिंदगी में, अब तक पलायन के मुद्दे को लेकर कुछ किया? क्योंकि देखिए आपका अनुभव ये बताएगा कि आपने कितने लोगों को पलायन करते हुए देखा है और कितना रोजगार सरकार अब तक क्रिएट कर पाई है। प्रतिपक्ष संवाद को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने अभी रोजगार की बात कही। मैं 1971 में यहाँ आया, तब से यहीं का हो गया, वो सिर्फ रोजगार की वजह से। और उस समय 12 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, आज हमारे घर पे आधे किलोमीटर पर, विकास की बात करते हैं, आधा किलोमीटर पर रोड चली गई है। ये विकास ही है, ऐसा नहीं है। अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम यहाँ आ गए हैं, हमने मकान बना लिया, अपने रहने की जगह बना ली है, हमें यहाँ का समाज मिल गया है, तो हम यहीं बस गए हैं। आज का मेरे को जहाँ तक ये है, अगर आज भी वहाँ रोजगार अगर मिलेगा तो प्लान का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आज की सरकार को वहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी वो होनी चाहिए। हम जब वहाँ पर थे, जब हम लोग नए लड़के 18-19 साल की उम्र थी हम लोगों की, तो वहाँ पर लोग कहते थे कि 50% फौज में जाता था हमारा आदमी और 25% सिविलियन नौकरी करता था और 25% घर का कार्य करता था। आज हर बच्चा अगर नौकरी कहेगा तो नौकरी की व्यवस्था कहाँ से होगी? लेकिन जो भी सरकार है इन 5 सालों में क्या है, काफ़ी उपलब्धियां हैं हमारे क्षेत्र में, और हम तमाम जगहों पर गए हैं जहां भी हमने देखा प्रोग्रेस है। और ऐसी अगर चलती रही और 5 साल अगर और इनको मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे।
चलिए देखिए, अभी बहुत उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें होती हैं और उसका परिणाम नहीं मिलता तो बहुत बुरा सा लगता है। अभी आवागमन की अगर बात की जाए तो कई लोगों से मैंने सुना, मुझे लगता है कि शायद यहाँ के लोग बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जब पहाड़ जाते होंगे तो उन्हें असलियत दिखाई पड़ती होगी, या फिर कुछ अच्छा दिखाई पड़ता होगा, कुछ नेगेटिव दिखाई पड़ता होगा। मैं चाहती हूँ कुछ लोग पीछे बैठे हैं वो पहले आगे आ जाएं, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगी। सर प्लीज़ आप आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए सर। कोई बात नहीं, आप आइए, क्योंकि देखिए वर्तमान सरकार की तो ये पॉलिसी है कि सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे लाना है, तो हम तो फिर पीछे कैसे रह सकते हैं। तो सर देखिए, आप कभी पहाड़ जाते होंगे, बहुत सी जगहों पे मैंने सुना है कि जो है ना आवागमन की बहुत दिक्कत है। सड़कें किसी गांव तक बना दी जाती हैं, बस फिर उसे छोड़ दिया जाता है और उसी सड़क के नाम पर वोट बटोर लिया जाता है, लेकिन आगे काम नहीं होता। चाहे वर्तमान सरकार की बात कर ली जाए, पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर ली जाए, तो आपको लगता है कि आवागमन पहाड़ों में बिल्कुल इतना बढ़िया हो गया है कि आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी तो कोई भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ, इसलिए मेरा जो पहाड़ के बारे में जो विचार है, पहाड़ के प्लान के पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न है वहाँ की सरकार की लापरवाही और दूसरा हमारे पहाड़ के लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। पहाड़ के लोगों में जो कि इस समय प्रेजेंट में लगभग 75% ज़मीन जिस पर केवल घास काट रहे हैं लोग, जिस पर पहले खेती होती थी, उस खेती को कैसे डेवलप करें, वहाँ की सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। एक चीज़, क्योंकि जो खेती को उपजदार बनाने के लिए जो आज के आधुनिक साधन हैं, वो वहाँ की सरकार उन बच्चों को उपलब्ध नहीं करा रही है या वहाँ के लोगों को उस तरह डेवलपमेंट। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं या हम लोग हैं जो इन संसाधनों में रहने लगे हैं, वो अब वहाँ के वर्तमान संसाधनों में नहीं रह पाएंगे, भले कोई कितनी बड़ी बात करे, क्योंकि उसकी वजह जो निकल गए हैं वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो नहीं निकल सकते हैं उनके लिए स्थिति ये है कि जैसे मैं गया था, मुझे लगता है कि 80% रोज़गार वहाँ बिहार के लोग कर रहे हैं। आप तो पहले टैक्सी भी गांव के लोग चलाते हैं, वो भी बिहार के लोग चलाते। हमारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली में जाके बर्तन मलना स्वीकार करते हैं, लेकिन वो पहाड़ पर मजदूरी करना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो इस चमक दमक से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो जैसे ही होते हैं तो उनको भागने की सैर की। अगर जो रोज़गार वहाँ के बिहार का आदमी 80% इस समय ले रहा है, अगर वो पहाड़ का बच्चा लेगा तो वो उसमें कौशल भी होगा, लेकिन उस योजना को न वहाँ की सरकार बढ़ाती है, न हमारे लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और भी जाएंगे गाँव में, कहेंगे तो आ जाना दिल्ली में लगा दूंगा नौकरी, और नौकरी लगाएंगे होटल में। तो ये टेंडेंसी हमें भी सुधारनी पड़ेगी और वहाँ की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं वो डेवलप कैसे होंगे, और वही डेवलप न होने का कारण है कि चमक दमक की वजह से लोग यहाँ की ओर भागते हैं। तो धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया के लिए। और देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि चमक दमक से ना बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलिए, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रगति और पलायन का गर्भनाल का संबंध है। जहाँ भी प्रगति होगी वहाँ पलायन होगी। यहाँ भी देखिए, हम लोग बैठे एक ही जगह के हैं, लेकिन आप भी कहीं किसी गांव से आई होंगी या जहाँ भी हो यहाँ आई हैं, तो इसलिए पलायन आज की डेट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, वहाँ पे खेती के लिए जरूर थोड़ी गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए कि जंगली जानवर वहाँ पे ना आए, उसके लिए कुछ प्लान करे। तो अभी पलायन कोई मुद्दा नहीं है। आप यहाँ शहर में देखिए, यहाँ लखनऊ कहाँ है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई मद्रासी है, तो आप अपने आसपास देखिए तो कोई प्रवासी कोई नहीं है, सभी यहाँ पे प्रवासी हैं। तो इसलिए पलायन पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अब गंभीर मुद्दा नहीं रहा मुद्दा खेती का है, उसको मैनेजमेंट जरूरी है। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की और सबके अपने अपने विचार हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि जो आकर्षण की बात की है, आपको पता है कि आप सभी के बच्चे भी ऐसे कहते होंगे कि भाई मम्मी अब ना बहुत हो गया, मैं वीकेंड पे जा रहा हूँ, मैं पहाड़ में जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के लिए सुकून ढूंढने जा रहा हूँ। आपके भी बच्चे कहते होंगे, अरे भाई बहुत हो गया यार, ये मतलब शहरों के शोर से ना मेरे कान बज गए हैं, मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मैं आराम से जो है छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हूँ वीकेंड पर। और जाते भी हैं बच्चे, बहुत अच्छे से घूम कर आते हैं 2 दिन के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पहाड़ का सुकून आपके 2 दिन के सुकून की वजह से जा रहा है? चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो पहाड़ों के कटान की बात हो, बड़े बड़े होटल्स बनाने के लिए, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको तो सही से शिक्षा भी नहीं मिल पाती, उनको तो अस्पतालों की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। जो दूर दराज का व्यक्ति है, पिथौरागढ़ के किसी गांव में रह रहा होगा, उसे हल्द्वानी आना पड़ता है। आपको पता है, ये तो हमने खुद ही महसूस कर लिया जब वहाँ गए अपनी विधानसभा की यात्रा पर। उसे बोला जाता है तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। सोचिए, जिस पहाड़ में
व्यक्ति 2 दिन का सुकून खोजने के लिए जाता है ना, वहां के लोगों को एक मामूली सी चोट का इलाज भी उनके घर पर नहीं मिल पाता है। और जब तक वो हल्द्वानी या देहरादून या कहीं और जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है वहां तक पहुंचता है ना, तो उसकी चोट बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि हमें अभी इन चीज़ों को लेकर बहुत सोचना है, और यही बहुत सारे कारण हैं जिस कारण के चलते पलायन का मुद्दा या पलायन का कंसेप्ट जो है वो सामने आया है। तो तमाम लोगों के विचार मैंने ले लिए हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवागमन, इन सब पर आखिर सबके अलग अलग विचार क्या हैं, वो मैं यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। तो अब जरा बात पर गौर कीजिए, इसीलिए मेरे अगले सेगमेंट का नाम यही है, बात पर गौर कीजिए। और ये वो बातें हैं जिन पर पहाड़ के लोगों को गौर करने की जरूरत है, पहाड़ से दूर रहने वाले लोगों को भी इस पर गौर करने की जरूरत है। शुरुआत टीएस मनराज से करूंगी पलायन के मुद्दे पर। चलिए मैं अब धीरे धीरे कर इस अपने मुद्दे पे आ जाती हूँ, और कौन किस मुद्दे पर आज बोलने वाला है ये भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले टीएस मनराज जी का ही नाम था, हालांकि पलायन पर वो आज बोलने वाले हैं। इसके बाद प्रोफेसर आरसी पंत हमारे बीच मौजूद हैं। ठीक है, तो आरसी पंत जी आज शिक्षा को लेकर बोलने वाले हैं। पूर्व प्रधानाचार्य हैं आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से, और इसीलिए शिक्षा को लेकर शायद ये बेहतर आपको समझा पाएंगे, कितना फर्क पहाड़ की शिक्षा में है और शहर की शिक्षा में है, ये आपको बता पाएंगे। सर प्लीज। धन्यवाद मेघना जी। मैं सबसे पहले प्रतिपक्ष संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत ही एजुकेटिव टाइप का और बहुत ही विश्लेषक एक ये प्रोग्राम रखा है, और साथ में अपने पर्वतीय महापरिषद के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य संयोजक महोदय माननीय मंडाल जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ। शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, कोई भी व्यक्ति इसमें विचार विभिन्न नहीं रखेगा कि शिक्षा एक उन्नत जीवन के लिए एक आवश्यक उपादान है और बेसिक चीज़ है। जो हमको हमारे पहाड़ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा शिक्षा को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मैं बहुत दूर दराज से आता हूँ, रानीखेत से आगे जाकर के एक पंतकोटली गांव है, वहाँ दर्जा 5 तक के प्राइमरी स्कूल है, वो वहीं पर है अभी जहाँ पर मैंने पढ़ा था। तो अभी तक उनकी स्थिति वही है जो हमारे टाइम पर लगभग थी। उसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो हमारे टाइम पर तो एक प्रेम सिंह माँ साहब होते थे, वो अपना टाइम से आए टाइम से गए, अपना होता था। अब हम देखते हैं कि उस स्कूल में तीसरे चौथे दिन कोई टीचर आना और बच्चों का वहाँ न जाना, और एक दिन बच्चे छुट्टी पर एक दिन टीचर छुट्टी पर, एक तरीके से स्कूल खुला हुआ है, बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है, अनुपस्थित हैं। एक दिन टीचर अनुपस्थित हैं, उपस्थित हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, इन पर इसका तो वो देखना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद जो थोड़ा सा उच्चतर शिक्षा की बात आती है, डिवोशन बच्चों में आजकल आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। टीचर मेरे ख्याल है बीएड करने के बाद मेरे ख्याल बहुत ही अधिक संख्या में आजकल हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। बीएड उन लोगों ने कर रखा है, जो मेरे ख्याल है इन चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ बनाने के लिए प्राइमरी एक वो लैंडमार्क है। तो काफ़ी लोगों की आपके पास फोर्स है, लेकिन दे आर नॉट बीइंग चैनल, वो ठीक से चैनलाइज होकर के काम संभवतः नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए बहुत सी बातें होती हैं। मैं अभी जरा सा एक पलायन की बात आई थी, मैं जरा सब्जेक्ट से अलग भी कर रहा हूँ, और ये भी संभव उसमें है, इसमें हम बात कर सकते हैं। शिक्षा का सुधार, शिक्षा की बात प्राइमरी शिक्षा के लेकर के आगे की शिक्षा तक का वो तभी होगा जब गाँव में एक सड़क जाए। सड़क मीन्स का मतलब एक चौकोनी में है, एक खड़ंजा, एक 4 फीट का 3 फीट का खड़ंजा अगर रोड हो तो तब हर बच्चा वहाँ जाएगा, हर बच्चा आएगा, माँ बाप छोड़ेंगे, कहेंगे चलो ठीक हो रहा, अपने घर में जाएंगे, पलायन की समस्या भी समाप्त होगी, शिक्षा की समस्या भी समाप्त होगी, और किसी हद तक उसमें आप उसको कर्व कर सकते हैं।
और रही बात अगेन, जब बच्चा कुछ पढ़ लेता है, जब पढ़ लेता है, पढ़ा लिखा है, उसको ग्रेजुएशन लेवल पर आता है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आता है, तो सबसे पहला काम क्या है उसका? वहाँ से भागना, वहाँ से बाहर निकलना, बिकॉज ऑफ उनके पास कोई वो नहीं है, रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, या जिस स्टैंडर्ड का रोज़गार उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं शासकीय व्यवस्थाएं भी काम करती हैं। अभी मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि वो सरकारी जो वो है ज़मीन और इसका मामला आया था, तो सरकार जो है हमारे यहाँ, यानी आप उत्तराखंड बीजेपी को एक मान लीजिए, एक नमूना, क्या आप बता सकती हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? किसी हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। वो फ़र्क ये है कि उत्तराखंड बीजेपी में मेरा जहाँ तक जानकारी है, इस समय मेरा ख्याल है 40% लोग कांग्रेस के हैं जो वहाँ से शिफ्ट किए हैं। बात समझ रहे हैं ना? लेट मी से मानसिकता तो है ना, आदमी तो गया है एक जगह से दूसरी जगह गया, जीवन उसने एक जगह बिताया, उसके बाद वो अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए वो उसमें गया। मैं बीजेपी की गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वो संस्था की बात बता रहा हूँ जहाँ पर आदमी मिल गया है, गड्ढमड्ढ हो गया, तो सही राय, सही तरीका कहाँ से मिलेगा? यही कारण है कि जितना मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में बदले गए हैं, इतना विश्व में कहीं, विश्व में क्या, इंडिया में नहीं, आई एम सॉरी, इंडिया में मेरे ख्याल सर नहीं बदले गए हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है। तो जितना कम टाइम मिलेगा काम करने का, उतना कम काम होगा। और दूसरा क्या है, आप लाख डेवलपमेंट की बात कर लें, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ही है ना, उसको क्या करेंगे आप? उसमें जितना हो सकता है उतना किया जाएगा, उतना करना चाहिए। जमीन, हाँ, आपने कहा कि पहाड़ तो पहाड़ है, उस पर डेवलपमेंट, मैं सोचती हूँ, ये मेरा मानना है, शायद मेरे विचार से कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, डेवलपमेंट की डेफिनेशन बदल दी गई है पहाड़ के लिए। डेवलपमेंट की डेफिनेशन वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बनाना हो गई, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं, वो वहाँ का डेवलपमेंट है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल खड़े कर देना या शहरों के लोगों के लिए दोपहर के सुकून के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, ये शायद बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये प्रकरण बहुत अच्छा, काफ़ी मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे यहाँ जमीन एक, हम लोग जुड़े हैं ना ज़मीन से, गांव में जाएंगे क्या करेंगे वहाँ, तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन हमारी मेरे ख्याल है हम लोगों के पास नहीं है। आज हम इसलिए पलायन कर रहे हैं, आज हम इसलिए पलायन कर रहे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। कल हम इसलिए पलायन करेंगे कि हमारे पास अपनी ज़मीनें नहीं रहेंगी। हमारी ज़मीनें बाहर चली गई हैं, सारी ज़मीनें बाहर चली गई हैं, सड़क के किनारे, गांव में, बहुत दूर दूर तक। मैडम, हम लोगों ने तो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि 12 किलोमीटर पैदल चल करके, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 12 किलोमीटर पैदल चल करके मैंने लोगों की सेवाएं की हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, धूनाकोट जैसी जगह DDR से आगे, वहाँ पर डेली का उस गांव में मेरी डिस्पेंसरी में आउटडोर कम से कम 60-70% का था। तो एक वहाँ पर की क्या समस्या है, एक एक्सरे कराना है, कहाँ जाना है? पिथौरागढ़। 2 दिन उसका खाली पिथौरागढ़ नहीं जाएगा, वो 2 दिन वेस्ट हो जाएगा। एक दिन होगा DDR आने में, दूसरा दिन लगेगा पिथौरागढ़ जाने में, तीसरा दिन लगेगा रिपोर्ट लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो सर ने ये भी कहा कि हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। तो मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सलाह देता है कि हम तो इतने किलोमीटर चलते थे, तुम हमसे ज़्यादा चल के दिखाओ ना, नहीं, आदत नहीं लगानी है आपको। जो सरकारें आपके लिए नहीं कर पाई, उसको झेलने की आदत नहीं लगानी है। अगर आप ऐसे संतुष्ट रहेंगे और ऐसे मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो सरकार के जो नेता हैं ना, तमाम प्रतिनिधि हैं, वो भी आगे कहेंगे जयराम जी की हमारी जनता से पूछ लीजिए, हमारी जनता तो खुश है। तो ये खुशी बिल्कुल मत लाइए, ये आदत उनको मत डलवाइए कि वो
जैसा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनी है, आपके लिए ही काम करेगी। सर ने अभी बात की पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद इंसान क्या करता है? रोजगार की तलाश में आगे निकल पाता है कि उसको बेहतर रोजगार मिलेगा या फिर नहीं। हालांकि पहाड़ के लोगों के विचार अलग अलग हैं, कुछ खुश है वहां पर और अपना कोई रोजगार खोलकर बैठे हुए हैं, कोई मतलब जॉब क्रिएटर बन गए हैं, और अधिकांश लोग वहां से चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, कारण है रोजगार। तो चाहती हूं कि इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। गणेश चंद्र जोशी, अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद के, मौजूद है हमारे बीच में। सर, मैं चाहती हूं कि रोजगार के मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, आप बताइए सर। सबसे पहले तो मैं प्रतिपक्ष संवाद, जो आज ये हमारे प्रतिपक्ष संवाद का जो कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि आप उत्तराखंड से यहाँ आए और लखनऊ में आपने इस कार्यक्रम को रखा। और हमारे लखनऊ में पर्वतवासी जितने हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक पक्ष से और तमाम विधाओं से जो लोग हमारे हम बीच में यहाँ बैठे हैं, उनको अपनी बात वो रख रहे हैं और ये बात जन जन तक पहुँचेगी, ऐसी मेरे को आशा है। अब मुझे रोज़गार के विषय में बोलने की बात आई तो मैं तो ये कहूँगा कि सब पहाड़ से जब आदमी नीचे उतरा है तो सिर्फ रोज़गार वहाँ न होने की वजह से यहाँ नीचे आया है, प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों में आया है। और मैं पलायन को, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं कहीं पर भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसी ने प्रगति करी है जिसने पलायन किया है। प्रगति और पलायन का एक बहुत अच्छा आपस में कॉम्बिनेशन है। और ये आज इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे जो पूर्वज, चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत जी हों, बहुगुणा जी हों, तिवारी जी हों, या और भी, चाहे उन्होंने हर क्षेत्र में जिस विधा पर आज उन्होंने अपना नाम बनाया है, वो उन्होंने संघर्ष किया है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो शायद उसी गांव में रहते तो फिर वो स्थिति नहीं आती जिस स्थिति जो आज हम जिस वजह से उनको जान रहे हैं। अब बात आती रोज़गार की। देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और जिस तरह से हर व्यक्ति को रोज़गार चाहिए। पहले व्यक्ति संतोषी था, वो गांव में रहा, उसने अपने गांव में खेती करी, अपने पशुपालन का काम किया, उससे वो संतुष्ट हुआ। और उसी के बाद आने वाले पीढ़ी उनकी जो हुई, और उस टाइम थोड़ी शिक्षा नहीं थी, शिक्षा ना होने की वजह से वो अपने उसी परिवेश में असंतुष्ट था और अपना काम वहीं से चला लेता था, और आदमी को घर से, गांव से या अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ज्यों-ज्यों, चाहे वो सोशल मीडिया की से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जैसे बदलाव आया, लोगों ने देखा उस चीज़ को, तो आज हर व्यक्ति को अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना ये चाहिए। तो उसके लिए धन की आवश्यकता है और उसको रोज़गार चाहिए। मेरा तो ये कहना होगा, देखिए, सरकार के भरोसे ही सब कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें स्वयं भी प्रयत्न करने चाहिए और शुरू में संघर्ष करके, जैसे अभी हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता ने कहा कि हमारे लोग यहाँ से पहाड़ से आके लखनऊ हो चाहे दिल्ली में हो, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे जो भी निम्न स्तर का ही काम ही करते हों। ये मानसिकता वास्तव में हटानी होगी। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड के बाद बहुत सारे लोगों ने, जो चाहे मुंबई से आए हैं, चाहे लखनऊ से गए, दिल्ली से गए हैं, तमाम जो मेट्रो सिटी से गए हैं, उन्होंने गांव में जाके चाहे हेयर कटिंग का काम शुरू किया हो, उन्होंने अपना छोटे छोटे काम शुरू कर दिए हैं। और सरकार ने भी बहुत सारे काम शुरू किए हैं, होम स्टे का काम शुरू किया है। अगर लोग उन सब चीज़ों में करें तो गांव में भी रोज़गार है। अब जैसे बात आती है बिहार के लोग आके वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम भी तो पहाड़ से आके यहाँ काम कर रहे हैं, यही काम हम क्यों नहीं वहाँ करते? तो इसलिए इसको हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। नेपाल का आदमी आ रहा है, नेपाल और भारत का हमारे रोटी बेटी का संबंध है, वो तो हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हम वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए और उन्होंने उस जगह को आबाद कर रखा है, हमारे गांव को आबाद कर रखा है। आज हम अपने पूर्वजों के घर जाना चाहते हैं, हमें अगर अपनी अटैची अगर उठानी है तो उन्हीं नेपाल के लोग, बिहार के लोगों पर हम डिपेंड हैं, क्योंकि हम में इतनी दम बची नहीं और कोई गाँव वाला मिलना नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है,
रोजगार के लिए एक मैं निवेदन करूंगा, देखिए सरकार के भरोसे, और वास्तव में मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, जिसमें काबिलियत है उसने कुछ ना कुछ पाया है। विडम्बना जरूर हैं, कुछ ना कुछ बातें हैं ऐसी कि नहीं होता है, लेकिन अक्सर ही देखा गया है। मेरा ये कहना है कि जो हम लोग समृद्ध लोग हैं, चाहे वो देखिए प्रवासियों की उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे किसी भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे हो। मेरा ये मानना है कि हम लोग कुछ न कुछ, अगर हम वहाँ बड़े उद्योग ना लगा पाएँ, कुछ न कुछ काम यहाँ ऐसा शुरू कर दें पहाड़ों में जाके, जिसमें 4 लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके। हम कुछ ना कुछ अगरबत्ती बनाने की एक फैक्ट्री वहाँ लगा दें, हम साबुन बनाने की कोई फैक्ट्री वहाँ लगा दें। अगर इस तरह के लोग हम करेंगे तो हम अपने गांव के, हम ज़्यादा कुछ न करें, अपने गांव के, जिस गांव ने हमको जन्म देके इस लायक बनाया है कि आज लखनऊ में हमारी अपनी पहचान है, किसी की मुंबई में पहचान है, किसी की जयपुर में पहचान है, तो वो ये काम अगर कर दें तो हम बहुत लंबी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम अगर ये काम कर सकते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि हम देखिए पहाड़ का आदमी यहाँ जहाँ कहीं भी रहा है, उसकी पहली प्राथमिकता होता है, अगर पहाड़ का उद्यमी होगा तो उसकी कोशिश होगी कि वो पहाड़ के लोगों को अधिक से अधिक यहाँ आके, लखनऊ में आके भी, दिल्ली में आके भी रोज़गार दे। लेकिन क्योंकि काबिलियत नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो ये चीज़ों को नहीं मिल सकती। हाँ, जितना भर उनके काम करने का वो कर लेते हैं। तो मैं पुनः, क्योंकि और लोगों को, वक्ताओं को बोलना है, मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। और सर ने कुछ बातें कही जिनमें से मैंने भी कुछ बातें निकाली हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छी बात कही। अभी बहुत देर से मैं कोट बोल रही थी कि बी अ जॉब क्रिएटर, तो शायद बहुत सही तरीके से उन्होंने समझा दिया है कि जॉब क्रिएटर आपको बनना है, 3-4 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिल जाए, आपको भी रोजगार मिले और आपकी फैक्ट्री चले। लेकिन पहाड़ में ये सब पॉसिबल कैसे होगा जब वहाँ आवागमन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी इस मुद्दे को उठाया था कि सड़कें गांव तक बना दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, कई सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, बड़े ट्रक वहाँ से गुजर नहीं पाते। और फैक्ट्रीज तो आप जानते हैं कि फैक्ट्री होगी तो सामान वहाँ से ढोना भी होगा, रोजगार अगर वहाँ पर होगा तो लोग वहाँ पर जाएंगे भी, काम करेंगे भी। लेकिन वो जाएंगे कैसे जब आवागमन की दिक्कत बहुत है, और कई ऐसे दूर दराज के गाँव हैं जहाँ पर सड़क शायद या तो बन नहीं सकती है या सरकार संभावना ही नहीं खोज पा रही। तो श्री हरीश चंद्र पंत हमारे बीच मौजूद हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद के। मैं चाहती हूँ कि आवागमन के मुद्दे पर प्रकाश डाला जाए कि आखिर आवागमन को लेकर कैसे काम सरकार कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी। और विनोद जी, जो आप हल्द्वानी से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर निवासी हैं, मैं उनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा टॉपिक आप लेके यहाँ पर आई हुई हैं। एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, जो आप एक छोटा सा टॉपिक आपने मुझे दिया है बोलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमने उत्तराखंड की स्थापना को देखा है, और उत्तराखंड की स्थापना किस तरह से हुई है ये हर व्यक्ति जानता है। कितने लोगों का उसमें बलिदान हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कितनी आहुतियाँ दी हैं, और उसके बाद ये हमारा उत्तराखंड बना है। हम बड़े निश्चिंत थे कि हमको उत्तराखंड हमारा राज्य मिला है, लेकिन तब से लेके हम शायद ठगे हुए रहे, चाहे वहाँ पर कोई भी राजनीति पार्टी रही हो, किसी ने भी न वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के निवास कर रहे हैं हमारे जितने भी नवयुवक थे, चाहे वहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग थे, किसी के साथ भी न्याय नहीं किया है। तो और जहाँ तक आपने सड़क वाली बात कही है, तो निसंदेह ऐसा नहीं है कि सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। सड़कें बड़ी दूर दूर तक जा रही हैं, बड़ी कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंची हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या बात है कि मतलब यह है कि जब कोई सड़क बन जाती है, प्राकृतिक आपदा के ऊपर यहाँ पर जो है बहुत से लोगों ने बात करी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आती है, प्रलय आता है, या वहाँ पर जो है कोई ऐसी आपदा आती है जिससे सड़कें टूट जाती हैं, फिर पुनः बनने में उसका टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे किसी को दोष देना ठीक नहीं होगा। ये क्या कि इसके पीछे न किसी व्यक्तिगत लोगों का हाथ होता है, न किसी सरकार का हाथ होता है। यह प्राकृतिक आपदा के ऊपर किसी का भी जो वो नहीं चलता है।
तो मेरा यही कहना है आपसे कि मतलब यह है कि बहुत सी बातें आपने यहाँ पर कही, बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी अपनी चाहे पलायन के बारे में कही, चाहे पढ़ाई के बारे में कही, हमारे पंजी ने जो है यहाँ के पढ़ाई के बारे में किस तरह से करते थे, ये सब कुछ कही। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें रही हों, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी की थी या किसी नहीं, किसी भी पार्टी ने हमारे यहाँ के लोगों के लिए अभी तक न्याय नहीं किया है। लेकिन अब कुछ आशाएं ऐसी जग रही हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुँचे हुए थे, वहीं पर जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी भी पहुँचे, इकट्ठा हुआ था। तो उनके नेतृत्व में ऐसा लग रहा है हमको कुछ ना कुछ अब विकास की ओर जो है हमारा उत्तराखंड बढ़ रहा है। मुझे पूरी आशा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये डबल इंजन की जो सरकार वहाँ पर चल रही है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रगति की ओर हमको ले जाएगी। और इसी के लिए मैं फिर एक बार आप लोगों का जो है आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। देखते हैं डबल इंजन की सरकार कितनी स्पीड में आगे अब बढ़ पाती है नहीं। देखिए, संस्कृति और फिल्म नीति, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्म शूट हो सकती थी, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से नहीं हुई। अभी शूट होती हैं, लेकिन हिमाचल में ज़्यादा हो रहा है कि बहुत सी फिल्म की शूटिंग होती है। और आप जानते हैं कि इतनी सुंदर लोकेशंस हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरती मतलब भरी पड़ी है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी एक अच्छी फिल्म नीति और हमारी संस्कृति भी बढ़े, आखिर इस पर अच्छे से विचार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ललित सिंह पोखरिया जी प्रख्यात रंगकर्मी हैं, इस पर प्रकाश डालें कि आखिर सरकार वर्तमान जो है वो इस पर काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो कितना काम करना चाहिए। आपके कुछ विचार। धन्यवाद मेघना जी। मैं आपके इस सवाल का भी उत्तर दूंगा और कुछ और बातों का मैं उस पर बात करना चाह रहा था, वो भी बात करूंगा। सबसे पहले भारत की सरकारें यह जाने की फिल्म क्यों बनानी है, उससे समाज का मानवीय क्या हित होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ लोगों को, कैमरामैन को काम मिलेगा, स्पॉट बॉय को काम मिलेगा, डिफरेंट लोकेशन एक्सपोजर होंगे, दुनिया में पर्यटन बढ़ेगा, क्या ये उद्देश्य है उसका, या फिल्म के माध्यम से संस्कृति का विकास कैसे होगा। आखिर इससे पहले समझना होगा संस्कृति क्या है। संस्कृति सृष्टि जीव के ऐसे अंतर संबंध को मजबूती देने का एक परंपरा है, जिससे जीवन लंबे समय तक निष्कंटक, निर्बाध, सुख संतोष से बीता रहे। क्या हम संस्कृति को इस मायने में पहचान पा रहे हैं? इसलिए मैं इस बात को लेकर तो मुझे बहुत कुछ कहना है। हम अपनी संस्कृति को लगातार बिगाड़ रहे हैं। आज मौका आ गया बात करने का। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं थल होकर आया हूँ। जो पिछोड़ा वस्त्र हमारे मांगलिक अवसरों पर, खास तौर से यज्ञोपवीत के समय, मेघना जी ध्यान दीजिएगा, यज्ञोपवीत के समय पहना जाता था, वो पिछोड़ा पुरुष नर्तक पहन रहा है शादी ब्याह में, और छोलियाओं के साथ वो अपनी टोपी लगाए, बहुत ही डिस्टॉर्टेड कॉस्ट्यूम में वो पिछोड़ा लटका के नाच रहा है। क्या इस संस्कृति का मतलब कोई समझ रहा है? उस वस्त्र की जो सैंक्टिटी है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको कौन समझ रहा है? तो सबसे पहले तो ये समझिए, संस्कृत का विकास फिल्म के द्वारा करना है बहुत बड़ा प्रहसन मुझे लगता है, ये बहुत ही बड़ा हास्य लगता है मुझे। तो इस पर बहुत दोबारा सोचे जाने की बात है। और शिक्षा के क्षेत्र पर, और क्या कहना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे मनीषी समाजसेवी डॉक्टर बहुत कम हैं जो 12 किलोमीटर दूर जाकर वो करते हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात बताऊं सर, माफ़ कीजिएगा, 1968-70 में मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था। मेरा गांव 2 से 2 किलोमीटर चढ़ाई पर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। हमको लगता नहीं था हम इतनी चढ़ाई पर जा रहे हैं। और उस स्कूल में 5 टीचर होते थे। प्राइमरी स्कूल में कुछ नहीं, कम से कम 100 बच्चे होते थे। वहाँ खेल कूद भी होता था, कव्वाली भी होते थे, आलू चम्मच दौड़ भी होती थी, 3 टांग दौड़ भी होती थी, सफाई भी देखी जाती थी, राष्ट्रगान भी ठीक 52 सेकंड में पूरा कराते थे। उसके नियम पूर्वक ये काम कराते थे। क्या आज, यानी हमको जो सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व मिला है, जिसकी हम पगार ले रहे हैं, उसको हम ठीक ढंग से निभा पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा इशू है। लाखों की घूस देकर टीचर हो जाना, कुछ हो जाना, डॉक्टर हो जाना, उसके बाद क्या होना? तो ये जो आपने कहा ना, हमें भी सुधरने की ज़रूरत है, केवल सरकार की जिम्मे कोई बात नहीं जाएगी। मेघना जी, अब आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात मैं ले जा रहा हूँ। भूस्खलन की जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका उपाय ग्लोबल लेवल पर सोचा जाना है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है, ओजोन परत में छेद, पहाड़ से पूरी दुनिया से हैं, उसको वर्ल्ड लेवल पर उसके तार जोड़ने हैं। दूसरी बात मैं समस्या देख के आ रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं,
उन पेड़ों के नीचे फसल के लिए शैडो मिलना, धूप मिल नहीं रही है। सुअर और बंदरों का आतंक अलग से है। क्या इस पर उत्तराखंड सरकार देख रही है? खेत बच भी गए तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, पलायन उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसने पलायन किया है, लेकिन उसके पलायन करने की वजह से जो गांव में बच गया है वो हमारे पलायन करने की वजह से क्यों वंचित हो रहा है। कुछ अनसेड चीजें हैं अभी जिनको हम डिस्कवर करेंगे तो बड़ी बहुत खौफनाक सच्चाइयां सामने आएंगी। तो उसके लिए आपका ही एक उदाहरण कि हम वहां जाकर रोजगार स्थापित करें, ऐसे कुछ बातें, बहुत कुछ कहना कह नहीं पाऊंगा अभी, लीजिए। कहने के लिए भी बहुत कुछ है और पहाड़ों में तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। पहाड़ों में आप जितना उन पहाड़ों की सतहों में जाएंगे ना अंदर और खोजते जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा जो शायद आपकी सोच से परे होगा, जो समाज की, जो दुनिया की सोच से परे होगा। चलिए देखिए, अभी और कुछ लोग मौजूद है मेरे साथ। हालांकि मैं सबसे माफी चाहूंगी कि मैं बहुत कम वक्त आपको अब देने वाली हूँ बोलने के लिए। KN चंदोला, संयोजक पर्वतीय महापरिषद, हमारे बीच मौजूद हैं। अभी आपदा की बात हुई इसलिए आपदा का मुद्दा लेकर आपके बीच आ रहे। उससे पहले आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे कुछ खट्टा मीठा आगे हम करने वाले हैं। और पहाड़ के नींबू के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहाड़ में सर्दी में बहुत चाव के साथ लोग नींबू सानकर खाते हैं। हालांकि मैं अभी आप ही लोगों से पूछूंगी कि आखिर वो नींबू सानकर कैसे आप लोग खाते हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, और एक परिवार को एकजुट करने का तरीका जो होता है ना, वो इस नींबू की खटास से कैसे आता है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो आप सबसे पूछूंगी, लेकिन पहले KN चंदोला जी, आपदा के मुद्दे पर सर थोड़ा कम वक्त, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और वक्त बहुत कम है। सबसे पहले मैं प्रतिपक्ष संवाद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लखनऊ में आकर प्रवासियों के बीच ये कार्यक्रम रखा और उन्हें एक मौका दिया कि अपनी बात रख पाएँ। बातें बहुत सारी थी और कहने को, लेकिन मैं एक साहित्यकार भी हूं। मैं उस बोली भाषा के विषय में भी दो शब्द इस पलायन के विषय के साथ ही रखूँगा। पलायन और आपदा की बातें दो विषयों पर मैं बोलूँगा। आपदा की बातें जहाँ आप तक की हैं, आपदा दो तरह की होती हैं, दैवी और मानवीकृत। तो पहाड़ में दोनों तरह की आपदाओं का बराबर स्थान है। एक तो दैवी आपदाएं तो हमेशा से रही हैं, अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो, ये तो बराबर होती हैं। लेकिन मानवीकृत जो हमारी आपदाएं हैं, जिसका मुख्य कारण अवैज्ञानिक ढंग से रोडों का निर्माण, भूमाफियाओं द्वारा जो बहुत भूमि का खुदान हो रहा है। मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में खड़िया का बहुत बड़ा एक डिपॉजिट है, तो उसको इस ढंग से खोद रहे हैं कि जिससे पूरे पहाड़ के पहाड़ नीचे खिसक जा रहे हैं और हमारा खेती के और जो पेड़ हैं वो ढह जा रहे हैं। और सबसे उससे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे नौले हैं, जल स्रोत हैं, वो भी सूख जा रहे हैं। और तीसरे जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जो उससे मलबा निकलता है, वो हमारी नदियों में बगड़ जिसको बोलते हैं, बगड़ में बैठ जाता है और उससे पानी का कटान दूसरी तरफ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दो तरह की मैंने आपदा बताई, एक तो मानवीकृत और एक दैवी। दूसरी बात, मैं चूँकि थोड़ा बहुत लिखता हूँ, लेखक हूँ। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुझे उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून का बोर्ड का सदस्य भी बनाया है। तो मैं इस बारे में बात कहना चाहूँगा कि सब बातें होती हैं, लेकिन बोली भाषा का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है। चूँकि कोई भी साहित्य उस क्षेत्र के रहन सहन, खान पीन, वहाँ की संस्कृति का एक प्रतिबिंब होता है और उस प्रतिबिंब को साहित्य बहुत अच्छे ढंग से पूरे संसार के सामने, पूरे देश के सामने प्रस्तुत करता है। तो उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद करूँगा अभी धामी सरकार को कि उन्होंने ये नया उत्तराखंड भाषा संस्थान बनाया और उसके सदस्यों का अभी किया है। तो अभी 22 तारीख को हमारी 22/10 को मीटिंग थी, लेकिन जो जैसा कि आपदा की बात हो रही, आपदा के कारण वो स्थगित हो गई थी। अब पुनः अगले महीने शायद वो बैठक फिर से होनी है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के जो लेखक हैं और बोली भाषा पर जो काम कर रहे हैं उन पर वहाँ पर फोकस किया जाए और स्थानीय भाषाओं को बहुत सारा वहाँ पर तवज्जो दिया जाए। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर, हालांकि विषय बहुत हैं, मैं चाहूँगा कि साहित्य के बारे में मैं अपनी किताबें भी लाया हूँ। मैं जोशी जी को उनको देना चाहता हूँ, अगर उनकी अनुमति हो तो।
ऐसा मेरा मानना है, जितने दिन मैं पहाड़ के लोगों से मिली हूँ और मैंने बात की है, मुझे लगता है पहाड़ के लोग पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं और लिखने के भी बहुत शौकीन होते हैं। तो पहाड़ से बहुत सारे लेखक कवि जो हैं वो निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है ना, वो उसको बयां भी करते हैं और ऐसे ही कविताएं निकल जाती हैं। हालांकि देखिए, दो किताबें सर देना चाहते हैं जो उपन्यास है। सर, मैं चाहती हूँ कि इनके बारे में थोड़ा सा आप जो है ब्रीफ कर दें एक बार। देखिए, मैंने तो ये पाँच छः मेरी किताबें आ गई हैं। सबसे पहला मैंने लिखा था गोलूदेव, जो कि उत्तराखंड के लोक नायक हैं। लोक नायक ही नहीं, जननायक हैं। उनकी जो न्यायकारी राजा उनको कहा जाता है, उस पर मैंने 440 पेज का बहुत बृहद उपन्यास लिखा था, जिसको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश ने अमृतलाल नागर साहित्य सम्मान भी दिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्रेतमा, आप प्रायः देखते होंगे पहाड़ में भूत पूजा बहुत होती है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है और कौन से ऐसे कारण हैं कि लोग भूत के रूप में आ जाते हैं और उसमें कोई नारी उत्पीड़न होता है या किसी व्यक्ति का उत्पीड़न होता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, या कोई और ऐसे कारण होते हैं जिससे वो भूत के रूप में आ जाता है। वो तो एक भूत है या नहीं, ये तो वैज्ञानिक भी अभी लगे हुए हैं पता करने में। उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं इसमें। इस पर हम नारी उत्पीड़न पर बात कर रहे हैं कि एक नारी को क्यों आत्महत्या करनी पड़ी और भूत के रूप में, प्रेत के रूप में क्यों वो अपने वंश वालों के बीच आती है और अपने उनके कुकर्मों को याद दिलाती है। और उससे हमारी नई पीढ़ी ये जानती है कि हमको ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने चाहिए जोशी जी कि हमारी उसके भूत के रूप में किसी को, विशेष तौर से नारी उत्पीड़न पर। और इसमें 5 कहानियों का एक संग्रह है, ये भी मैंने बहुत ही मार्मिक। और मैं ये कह रहा हूँ, हम पर्वत के लोग कहीं भी हों अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते हैं। और लेखक भी जब लिखता है, चूँकि उसका बहुत सारा जीवन अपने गांव में बीता है, तो उस गांव की कथाओं को, उन भाषाओं को, उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। वही मैंने इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा ये 2 किताबें जोशी जी को बिल्कुल तो पहले ऐसे बनाने का, और इसीलिए मैंने इस सेगमेंट का नाम, हालांकि इसमें सिर्फ सर ही बोलने वाले हैं, खट्टा मीठा इसलिए रखा है क्योंकि जब आपके विचार मिलते हैं, खट्टे और मीठे विचार होते हैं, और परिवार में जब आप लोग बैठते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल बातें करते हैं, तो भी वो खट्टी मीठी बातें होती हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसे खट्टे मीठे विचार सामने आ रहे हैं, तो भाई नींबू तो बनता ही है, क्योंकि पहाड़ में ये बहुत चाव के साथ खाया जाता है। तो चाहती हूँ कि बताएं कि आखिर ये नींबू साना कैसे क्या है, इसमें क्या कुछ मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं और महत्व क्या है इसका। धन्यवाद मेघना जी। पहले तो संवाद को धन्यवाद। हम यहाँ लखनऊ में बैठ के पहाड़ के बारे में, पहाड़ के समस्या के बारे में, मेदिनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। दूसरी बात, नींबू खट्टी मीठी की बात तो बाद में, ये जो प्रोग्राम है कि लखनऊ में अवेलेबल कैसे है, मैं आपको बता दूं, हमें पहाड़ से इतना प्यार है, हमने अपने क्षेत्र में इसके पेड़ लगा रखे हैं, अपने पेड़ तोड़ लगाया है। ये नींबू यहाँ पर है। अभी हमने छठ पूजा में 120 नींबू पूर्वांचल के लोगों को दान किए जो उनको पूजा के लिए चाहिए थे, और इतना सारा फल रहा है यहाँ पर। और इसमें ज़्यादा धूप में अगर रखिए तो वो हो जाता है, और अगर ज़्यादा छाँव में लाएंगे तो भी दिक्कत है। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है धूप और छाँव से, और बाकायदा इसको छील के साफ करके, इसमें गाजर पड़ा है, इसमें मूली पड़ी है, इसमें हमारा खान का भी एक चटनी पड़ी है, धनिया पड़ा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जावित्री है, दही है, और इसमें हमारे के भवन के काफ़ी कर्मचारियों का प्यार भी है, बड़ी मेहनत की उन्होंने। एक बार तारीफ चाहूँगा उनके लिए, बजा दें। धन्यवाद दूँगा आपने तिलोक सिंह बागला जी को बताया जिन्होंने हमें ये यहाँ पर कार्यक्रम करने का मौका दिया, और बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये सबसे काफ़ी खास बात ये है, इस नींबू की चटनी में, ये पहाड़ों में जब खूब बर्फ़ गिरती है, मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है उस समय हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, और ये गर्म होता है। देखिए, ये एक पैनल डिस्कशन है, और उस तू मैमे में एक बात को शुरुआत करना ज़रूरी है। जी 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 नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप आगे देखिए, कारवां चलता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे, तो आप अपने विचार रख सकते हैं उसमें। सर, अगर आप भागीदारी का, अच्छा सुनिए, आप ही की सुनूंगी सर, आप ही की सुनने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मेरे क्वेश्चन, भागीदारी का मतलब समझिए। भागीदारी का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो पहाड़ों के लिए तो सरकार काम कर रही है। चलिए आप बताइए, आपके जो विचार है आप रख सकते हैं। सॉरी, आपको इंटरप्ट, पहली बात तो आपने मुद्दे को भटका दिया।
हमें पहाड़ और उत्तर प्रदेश में पर्वतियों की भूमिका की वो करनी थी। अब यहाँ पर अगर हम एक सामाजिक को लेकर चल रहे हैं तो हमें सामाजिक विषय में बात करनी चाहिए, जैसे पहाड़ की शिक्षा, पहाड़ का स्वास्थ्य, पहाड़ का जो है कहते हैं राजनीति, पहाड़ का उद्योगिक विकास, इन पर हमें बात करनी चाहिए नंबर 1। अब आपने उनको कुछ पॉलिटिकल घुमा दिया, किसी ने कुछ करके एक वो कर दिया, इट इज नॉट गुड। नंबर बुरा मन मानिएगा। मैं एक मिनट पहले मैं पूरी बात मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कार्यक्रम को यहाँ पर कर रही हूँ तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी, शिक्षा, रोजगार, ये पॉलिटिकल मुद्दे बाद में है सर, ये पहाड़ की जनता के मुद्दे हैं, ये पहाड़ के मुद्दे हैं, और मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक उसी मुद्दों पर स्टिक रही हूँ। सवाल करने का मकसद होता है कि पैनल डिस्कशन है, तो शुरुआत नहीं करूँगी तो शायद अंत भी नहीं हो पाएगा। आपको माइक दूंगी, आप शिक्षा पर बोलेंगे, आपको माइक दूंगी, आप आपदा पर बोलेंगे, आपको माइक दूंगी, आप पलायन पर बोलेंगे, लेकिन आपकी भागीदारी तभी पता लगेगी ना जब आप ये बताएंगे कि आपके पहाड़ में कितना काम हुआ है सर। मुझे ये लगता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। आप नहीं बिल्कुल नहीं काट रही, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसका जवाब देना भी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पहाड़ के मुद्दे हैं पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा। नहीं, तो उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्यों आए। पलायन हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो, कई सरकारें आ गई 2001 से अब तक, नरेंद्र तिवारी जब मुख्यमंत्री बने, उन्हें पहला काम किया, वहाँ सिडकुल डेवलप किया और सबके पर्सनल वर्क से वहाँ पर कई इंडस्ट्रीज आई, जिससे लोगों को रोज़गार मिला। आज स्थिति है कि उसमें अधिकांश बंद हो गई हैं, तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे। एक तो रोज़गार की समझ। नंबर 2, दूसरा मेरा इशू था स्वास्थ्य। एक ज़माने में पहाड़ों में जो हॉस्पिटल थे उनमें कम से एक डॉक्टर तो होता था। आज पहाड़ का सर्वे करिए, सारे कंपाउंडर चला रहे हैं, डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है। शिक्षा, जब हम पढ़ते थे, हम पहाड़ में पढ़े हुए हैं, 5वीं तक के स्कूल में 6-7 टीचर होते थे। अब आप किसी स्कूल में चाहे 2 टीचर से ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि भर्तियाँ बंद है। पहले पहाड़ों की एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो हाई स्कूल पास कर लेता था उसको तुरंत टीचरी मिल जाती थी, जॉब मिल जाता था। आज वो बेरोजगारी भी है, क्योंकि अब जॉब लगी नहीं रहे। उसके बाद है उद्योग तो कोई नया आ ही नहीं रहा, जो है वही बंद हो रहे हैं, तो बेरोजगारी आएगी। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी को अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालना है, तो कहीं ना कहीं से पैदा करेगा। तीसरी बात, एक बड़ी कटु शब्द ये भी है कि हमारे पहाड़ के लोग सुविधाभोगी हो गए। पहले पहाड़ का आदमी मेहनत करता था, अपनी खेती कमाता था और उससे अपने बच्चों को पाल लेता था। एक तो प्रकृति ने अन्याय कर रखा है, और दूसरा जो है जानवरों ने, ये जितने जानवर हैं सब उधर घुस रहे हैं। वहाँ बंदरों का और उनका जानवरों का इनका प्रकोप है, जिसके खेती बाड़ी पहाड़ में चौपट हो गया। आप कोई सर्वे करिए, गाँव के गाँव बर्बाद हो गए। हमारा खुद 6 गाँव है पहाड़ में, 6 के 6 गाँव बर्बाद है, कोई रहने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रकृति का, और दूसरा जो है कहते हैं कि कुछ है, और घर में कोई ऐसा नहीं जो उसको संभाल सके। हम लोग तो पढ़ लिख गए, तो हम लोग के वर्ष का तो नहीं शारीरिक श्रम करना। तो ये पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य का तो मैं बताया ना, उसके अलावा कोई है नहीं कोई वहाँ पर। ये सब चीज़ अभी मुझे लगता है सर के अंदर नाराजगी इसीलिए थी कि जो चीज़ें उन्होंने बताई वो वाकई पहाड़ की जनता फेस कर रही है, और कहीं से मकसद नहीं है सर आपके मुद्दों को नकारना या नज़रअंदाज करना। मैं चाहती हूं कि आप लोग बताएं। मैंने अभी क्या कहा, शुरुआत में मैंने कहा कि मुझे वो संतुष्टि वाली मुस्कान नहीं चाहिए। आप मुस्कुराएं, लेकिन ये कहते हो मुस्कुराएं कि मुझे मेरे मुद्दे पता हैं, और बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए तालियां बज जाएं। भाई, ये अपने मुद्दों को बखूबी रखना जानते हैं। ये एंकर से माइक लेकर भी जाएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि मेरे मुद्दे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको पहाड़ के, हालांकि मैं किसी पार्टी, हम तो साहित्यकार है, जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी, अगर कांग्रेस अच्छा कार्य करेगी तो कांग्रेस को वोट देंगे, अगर भाजपा अच्छा कार्य करेगी भाजपा को वोट देंगे। हम किसी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित ही अच्छा होता है जब दोनों सरकारें केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक होती हैं, तो निश्चित ही ये फलीभूत होता है। आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी आप उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ सर का कहना है कि उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। सिडकुल की कंपनी जिसका मकसद था तमाम युवाओं को रोजगार देना, तमाम ऐसे उत्तराखंड के लोग जिनको रोजगार की आस थी, उनको खुश करना, उनको बताना कि हाँ सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, और पहाड़ के विकास में योगदान देना। आखिर वो सिडकुल में की जो अधिकांश फैक्ट्रीज हैं, सर का ही मुद्दा है, क्यों बंद हो गई है? जब विकास की बात कही है तो मेरा मुद्दा यही है कि आखिर इन मुद्दों पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल अच्छी बात है ये
कि आजकल एक्चुअली जो विकास की परिभाषा थोड़ा सा बदल गई है। पहले विकास सिर्फ उद्योग लगाने में या कोई बड़े बड़े कारखाने लगाने तक ही सीमित था। निश्चय ही उद्योग के बिना कोई भी प्रदेश या देश विकास नहीं कर सकता, लेकिन पहाड़ की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप सिडकुल में या तराई में ही कुछ उद्योग लगा सकते हैं। पहाड़ों में उद्योग लगाना जो लाभकारी नहीं होता है, लेकिन वहाँ जैसे फूड प्रोसेसिंग के या आप और कोई चीज़ के आप लगा सकते हैं। लेकिन आप विकास के कुछ नए भी आजकल प्रतिमान आ गए हैं। जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े होटल खोल देना, आजकल पर्यटन बहुत बड़ा विषय हो गया है और लोग विदेश तक जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों का रुचि उधर लगाएं तो पर्यटन के भी हैं, खाद्य प्रसंस्करण के हैं, मछली उत्पादन के हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। निश्चय ही इस पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसको बिल्कुल आपके उपाध्याय जी ने जो कहा, ये निश्चित ही कहूँगा कि कांग्रेस के समय में जो उद्योग धंधों पर काफ़ी काम हुआ था, तिवारी, मैं भी हल्द्वानी का रहने वाला हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, लेकिन निश्चय ही ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। विकास काफ़ी हो रहा है और उसके अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों में काम हो रहा है। चलिए देखिए, जिस क्षेत्र में विकास हो रहा है उसके लिए सराहना बनती है, लेकिन जिस क्षेत्र में नहीं हो रहा वहाँ पर ज़रूरी है सरकार को बताना और जागरूक करना भी लोगों को भी। यहाँ सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर, किस मुद्दे पर आप सहमत हैं, असहमत हैं? हम उद्योग के मुद्दे पर जो है ये कहना चाहते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जा सकते हैं। बस आपको तलाश करना है कि हम किस प्रकार का उद्योग वहाँ पे लगाएं। आप कॉस्मेटिक का उद्योग कहीं भी लगा सकते हैं, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा का पहाड़ में गर्म कपड़े मुंशियारी धारचूला साइड से बहुत अच्छे, हुआ नेपाल से जो आते हैं वो वहाँ से भी आते हैं। पहले व्यापार होता था मुंशियारी धारचूला से तिब्बत तक, तो उस व्यापार को आप बढ़ावा देंगे तो जो है वो रोजगार मिलेगा। और पर्यटन का पहले हम देखते थे कि मई से लेकर के जून का पूरा महीना बसों की बसें जो है बंगाल से बेंगलोर से, मतलब लोगों का अब वो दिखता ही नहीं, अब जाते हैं वो दिखता ही नहीं है। पर्यटन में आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सर कह रहे हैं यहाँ पर कि पर्यटन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और यही मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव में उठ भी रहे हैं। और ऐसे में सर देखिए, आप शिक्षा को लेकर बेहतर चीज़ें जानते हैं और अभी पर्यटन की बात हुई, रोजगार की बात हुई, और दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आप अगर बेटर एजुकेटेड होंगे तो आप समाज को ज़्यादा एजुकेट कर पाएंगे और समाज के लिए संभावनाएं खोज पाएंगे, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो। आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा या आप जॉब क्रिएटर बनेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है या फिर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा काम किया है? बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जो भी सरकार, मैं अपेक्षा करूंगा माननीय इस समय के सरकार से कि वो शिक्षा के उसमें तो विशेष ध्यान दें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ये कंसेप्ट बनना है धीरे धीरे करके कि हर गांव में इंटरनेट आप पहुंचा दीजिए, हर गांव में एक 4 फीट का खड़ंजा पहुंचा दीजिए, तो 50% जो लड़कों की समस्या इस समय वर्क फ्रॉम होम है वो वहाँ से भी पूरी हो सकती है और जिसका एक बहुत बड़ा अंश आपको सफलता की तरफ मिल सकता है। जहाँ तक रही बात सरकार के काम करने की या न करने की, मैंने पहले भी कहा पहाड़ तो आखिर पहाड़ ही है, उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो आप बना दीजिए, बेस्ट रोड बना दीजिए उस परिस्थिति में, उस आलोक में, और बाकी फिर देखा जाएगा जो भी है अच्छे से अच्छा होना चाहिए, नियत ये होनी चाहिए। तो सर ने देखिए यहाँ पर कहा है कि पहाड़ तो पहाड़ ही हैं और पहाड़ के पहाड़ जैसे सुख होते हैं लेकिन पहाड़ के पहाड़ जैसे दुख भी होते हैं। अब इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। तो पहाड़ के पहाड़ जैसे दुख में सर ने अभी बता दिया वर्क फ्रॉम होम। बहुत से लोग हैं जो उत्तराखंड के बाहर रहते थे, अभी घर वापसी उन्हें करनी पड़ी और कोविड चल रहा है। अब तो खैर काफ़ी कम हुआ लेकिन दोबारा से नए वेरिएंट की वापसी हो गई है। तो आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो घर पर रह रहे हैं और काफ़ी वक्त से रह रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। और कई ऐसे गाँव और क्षेत्र हैं जहाँ पर हम चाहकर भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, जब इंटरनेट सेवाओं की बात की जाती है? तो क्या आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता या फिर इस मुद्दे को लेकर सरकार ने क्या काम किया है? सर आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम की जैसे आपने बात की, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक के गांव-गांव में इंटरनेट नहीं होगा तब तक कि ये संभव नहीं है।
और सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि वो समाज जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, जो आगे बढ़ने का मौका है, वो समान स्तर पर पूरे राज्य में होना चाहिए। अब जो गांव या शहर नीचे तराई की तरफ हैं, वहाँ सुविधाएं जल्दी आ जाती हैं। और आप पिथौरागढ़ में जाइए या थोड़ा दूर मुनस्यारी धारचूला क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ वो सुविधाएं कम पहुँचती हैं। तो ये सरकार की पहली प्राथमिकता, अगर रोज़गार को इस तरह से जोड़ना है, जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। आज मैं अब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारा दोस्त आज शिमला में बैठ करके किसी होटल में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या हमारा कोई दोस्त नैनीताल में बैठ करके वर्क, लेकिन ऐसा नहीं सुनने को मिला कि वो पिथौरागढ़ में बैठ करके कर रहा है या दूर के, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा और इस तरह की मूलभूत सुविधाएं जो आज की आधुनिकता के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं वो अगर नहीं होंगी तो फिर ये सब विकास की बात करना बेमानी है अपने आप में। क्योंकि अगर हम समय के साथ साथ पूरी एक जहाँ पर हम वहाँ पर हम कुछ पार्शियल से लगते हैं, जब हम लगता है कि कुछ जो समृद्ध क्षेत्र है वहाँ तो सारी सुविधाएं हो गई और जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ नहीं हो पाई। तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी है और सरकार इस दिशा में हो सकता है काम भी कर रहे हों, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे उत्तराखंड को इससे जोड़े, जिससे कि इस तरह का जो ये रोज़गार का भी एक साधन हो सकता है। लोग अपने घरों में अच्छी सुविधाएं दे करके बाहर से लोगों को वहाँ पर इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्या करके आप यहाँ पर भी उस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे आप शिमला में बैठ कर सकते हैं, कम कीमत पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अपने सब साधन होते हैं गाँव में, और सबका अपना अपना कुछ ना कुछ नेटवर्क होता है। लेकिन जब सुविधाएँ नहीं होंगी तो वो उस नेटवर्क से क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और आधुनिकता को अगर देखा जाए, आधुनिक भारत की अगर बात की जाए, तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्थापित करे गांव में। और उत्तराखंड क्योंकि रोज़गार से बुरी तरह से जूझ रहा है और रोज़गार के ऐसे अवसरों को वहाँ पर पैदा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक बात मैं उद्योग के बारे में कहना चाहूँगा कि लोकल मटेरियल्स पे बात की जाए। जो लोकल मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि कच्चे माल की सबसे बड़ी दुविधा होती है, जो लोकल मटेरियल वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है उस क्षेत्र में, चाहे वो चीड़ के वो जो छिलूक होते हैं उसकी बात हो या पिरोल की बात हो, उससे कोई ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पर बने, इस तरह के अगर आप काम करेंगे तो वहाँ से आपको कच्चे माल की दुविधा नहीं होगी। क्योंकि हम अगर कोई उद्योग लगाते हैं और माल हम लाएंगे हल्द्वानी से तो वो हमें इतने कॉस्ट उसकी हाई हो जाएगी कि हम उसको कहीं भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लोकल मटेरियल से हम कोई चीज़ पैदा कर बनाएंगे तो वो हमारा अच्छा खासा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हम उसके हमारी अपनी पकड़ होगी, अपना अपना एक एकाधिकार होगा उस पर। तो इस तरह के मुद्दों पर इस पर सोच भी होना चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये मेरा यही कहना है। बहुत बहुत उन्होंने एक मुद्दों के साथ बहुत सारे और नए मुद्दे जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं उजागर किया, उन पर प्रकाश डाला है। मनराज जी, देखिए आप तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत से उत्तराखंड के लोग आपके संपर्क में रहते होंगे, आए दिन आपके सामने कुछ परेशानियाँ आती होंगी, कुछ अच्छे लोग भी आते होंगे जो बताते होंगे हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ बेहतर कर पाई है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ज़्यादा काम इस बार किया गया है जिसको लेकर लोग वोट कर सकते हैं सरकार को इस बार? मैडम, जो विकास की बात हो रही है, विकास कहीं न कहीं उत्तराखंड में अगर दिखता है तो जो आवागमन की सुविधाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है बेहतर हुई है। और जो हम कल्पना करते थे कि पहाड़ के गांव एक दूसरे से जुड़ जाएं और आवागमन आसान हो जाए, और आवागमन आसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम अपने घर तक जाते हैं और जहां पहले 12-14 किलोमीटर पैदल जाने की बात होती थी वो नहीं है, घर घर जा रहे हैं, जाना भी अच्छा लगता है, घर तक पहुंच जाते हैं। 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, बहुत बड़ा विषय नहीं है। रही उद्योग धंधों की बात, लघु और सूक्ष्म उद्योगों की बात, अभी हमारे सम्मानित एन उपाध्याय साहब कह रहे थे कि नारायण तिवारी जी ने वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए। उद्योग धंधे स्थापित किए इसलिए उनको विकास पुरुष भी कहा गया, और जो कर गए, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी देन है उनकी। उन्होंने एचएमटी फैक्ट्री रानीबाग पहाड़ को दी, उन्होंने सिटकुल पहाड़ को दिया, उनका एक बहुत बड़ा विजन था। इतना विजन आज में डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और पहाड़ में अगर उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जैसे भाई ने कहा कि सुदूर क्षेत्र में छोटे छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। जैसे हमारे जोशी जी ने कहा कि हमें वहाँ जाकर छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए, अपने घर गांव के 4 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पर बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जा सकती है, और छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना करके विद्युत उत्पादन करके उसी में 8-10 गाँव के लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, बिजली उत्पन्न होगी।
तो सस्ते दरों पर मिल जाएगी, उद्योग धंधे स्थापित हो गए, ये सब करने की आवश्यकता है। और अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हुई हैं। अभी HMT फैक्ट्री रानीबाग बंद हो गई और हम सभी पर्वतवासियों का ये मन था कि वहाँ पर एम्स की स्थापना हो, एक ब्रांच एम्स की वहाँ बने, लेकिन ये नहीं हो पाया। हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय नहीं आ पाया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर है जिसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वहाँ एम्स अगर हो जाता तो हमारे पूरे कुमाऊं मंडल को वहाँ से चिकित्सीय सुविधा मिल जाती। हमारा एक एम्स जो है हमारे गढ़वाल मंडल में है, वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। एक इधर कुमाऊं मंडल में हो जाता तो अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिल जाती, जाम से मुक्ति मिल जाती, लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती, तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता हमारे पहाड़ के विकास में। वो नहीं हुआ और चूँकि मेरे ख्याल से हमारे प्रतिनिधियों ने इस बात को पहुंचाने में देर की। लेकिन अभी जो उत्तराखंड में हो रहा है, जैसे 125 या 135 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण हो गया है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक रेल मार्ग का निर्माण होना है। विकास हो रहा है, विकास होगा। और हम तो लखनऊ में रहते हैं और पहाड़ के विकास का भी आनंद लेते हैं। जब विकास नहीं होता है तो थोड़ा सा मन क्षुब्ध भी होता है, बताने का प्रयास करते हैं। और आप सभी लोगों के प्रयास से, आप सभी लोगों के जो आज आपने विचार दिए, संदेश दिए, इसका कहीं न कहीं सकारात्मक असर सरकारों तक दिखे, वो हमारे बात को सुने, समझें और हमारे मन की करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, वक्त की कमी है तो अभी मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, लेकिन इस तूतू मैमे वाले जो लास्ट सेगमेंट है हमारा, उसकी शुरुआत तूतू मैमे से भले हुई, लेकिन सर ने कहा सकारात्मक उसका प्रभाव सरकारों पर दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ दिखना शुरू हो गया है आम जनता पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अब एक्टिव भी हो गए हैं, जागरूक भी हो गए हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया, बताया कि क्या कुछ वो चाहती है सरकार से, क्या सरकार उनके लिए कर रही है। और पहाड़ की आवाज बनकर प्रतिपक्ष संवाद सामने आना चाहता है। हम चाहते हैं कि पहाड़ के लोग जहां जहां भी रह रहे हो, पहाड़ों में तो हमारी यात्राएं चलती रहती हैं और किसी न किसी गांव में आपको हम रिपोर्टिंग करते हुए मिल ही जाएंगे, जहां पर हम आपके मुद्दे, आपकी आवाज रखने की कोशिश करेंगे। और आपका सहयोग लगातार हमारे साथ बना हुआ है। लेकिन यहाँ लखनऊ में आने का मकसद यही था कि उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनकी भूमिका कैसे है, कैसे वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह का पहाड़ उनके सपनों का पहाड़ है, क्या उनके सपनों का पहाड़ खसक तो नहीं रहा, क्या उनके सपनों का पहाड़ और ज्यादा विकास की ओर बढ़ रहा है या फिर नहीं, यही जानने का मकसद प्रतिपक्ष संवाद का था। और प्रतिपक्ष संवाद इसीलिए आज यहाँ पर इस संवाद कार्यक्रम में आया और इस संवाद को आप तक पहुंचाया। अब आपकी राय क्या है, आप कमेंट कर हमें जरूर बता सकते हैं। हालांकि फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।